चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर के फंक्शंस को जो है वो डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर की बात कर रहे थे। और जिन फंक्शंस को हम डिस्कस कर चुके थे, एक तो मैंने आपको बता दिया था, पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। एक फंक्शन तो ये था जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का बनना या कार्बोहाइड्रेट का टूटना। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में डिस्कस किया था कि जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और कैसे ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये दोनों काम कहाँ होते हैं? ये दोनों काम लिवर में होते हैं। लिवर लिपिड्स को स्टोर करता है और एक्सेस जो लिपिड्स होता है उसको बॉडी से रिमूव कर देता है, ऑक्सीडेशन के जरिए या दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शन के जरिए उसको रिमूव करता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ये कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस करता है लिवर, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कुछ प्रोटीन बनाता है जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। और वो प्लाज्मा प्रोटीन मैंने बताए थे कौन कौन से थे। वो प्लाज्मा प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन था, फिब्रिन था, और इसके अलावा जो बताया था वो था ग्लोबुलिन। अब ये दो ऊपर वाले जो दो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। कभी हमारी चोट लग जाती है तो खून जब हमारा बहता है तो खून को जमने में जो है वो क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। और ग्लोबुलिन का मैंने आपको बताया था, इसका काम क्या होता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को, हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखता है या मेंटेन। इसका काम क्या होता है? मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। कैसे करता है ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को ग्लोबुलिन मेंटेन? जैसे फॉर एग्जांपल ही हमारी एक ब्लड की वेसल्स है, कैपिलरीज है। कैपिलरीज में क्या होता है कि ब्लड बड़े प्रेशर के साथ जब ब्लड यहाँ से गुजर रहा है तो क्या होता है, ब्लड के अंदर से जब प्रेशर से ब्लड गुजरता है कैपिलरीज से, तो तो इस ब्लड के अंदर से कुछ लिक्विड, कुछ वाटर बाहर रिलीज हो जाता है। प्लाज्मा का जो वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है? वो बाहर रिलीज हो जाता है, उस प्रेशर की वजह से बाहर निकल जाता है। अब ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होते हैं हमारे प्लाज्मा में, ये चलें, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करते हैं? ये जो वाटर बाहर निकल जाता है इसको दोबारा अंदर की तरफ क्या करते हैं? ये कैपिलरीज के अंदर इसको दोबारा अट्रैक्ट करते हैं, दोबारा अंदर की तरफ लेके आ जाते हैं। तो जितना हमारे ब्लड का पानी निकल जाता है तो उस पानी को दोबारा अंदर की तरफ लाने में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, यानी वाटर को जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम है और ये कहाँ पर बनता है? ये बनता है लिवर में। चलें लिवर के और दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो फंक्शन लिवर का आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन का जो फंक्शन दिया हुआ है आपकी बुक में। लिवर का तीसरे फंक्शन की तरफ अगर हम जाएं तो वो है डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि हमारा जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा प्रोटीन और एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड को स्टोर करने का कोई उनके पास मैकेनिज्म नहीं है। जैसे लिपिड्स हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है डिफरेंट फॉर्म में, और इसी तरीके से ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन की शक्ल में हमारी बॉडी में क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है। लेकिन प्रोटीन और अमाइनो एसिड को जो है वो स्टोर हमारी बॉडी में एक्सेसिव जो होगी, एक्सेस प्रोटीन और अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब बॉडी में स्टोर नहीं होते तो बॉडी उनको किसी तरीके से बाहर निकालेगी, उसको अपने पास तो नहीं रखना, क्योंकि स्टोर करने की उसके पास जगह ही नहीं है। या उसका स्टोर करने के लिए जैसे कोई जगह ही नहीं है, उसका कोई रूम ही नहीं है जहाँ पर उसको स्टोर करे, तो वो कहते हैं इसको बॉडी से खा निकाल दो, इसको बॉडी से बाहर निकाल दो। तो अब उसने क्या करना होता है? इस अमाइनो एसिड या प्रोटीन को जो है वो बॉडी से बाहर निकालना होता है। अब आपको पता है कि बेसिकली अमाइनो एसिड का जब प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने से तो अमाइनो एसिड ही बनता है।
और अमाइनो एसिड का मैंने आपको फार्मूला पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, COOH। अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक होता है इसमें अमाइनो ग्रुप, और इधर हाइड्रोजन होता है, यहाँ आर ग्रुप है। आर ग्रुप हर अमाइनो एसिड का डिफरेंट होता है। अब क्या करना है, इस अमाइनो एसिड को बॉडी अपने पास स्टोर नहीं कर सकती, तो अब क्या होगा, अब होगा इस अमाइनो एसिड को बॉडी से बाहर निकालना है। और अमाइनो एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, या इसको बॉडीज में रखना नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करना है, इसका मेटाबॉलिज्म जो भी करना है, तो अब क्या होता है कि सबसे पहले क्या करता है, इस अमाइनो एसिड से बॉडी क्या निकाल देती है, अमोनिया निकाल देती है, ये अमाइनो ग्रुप निकाल देती है। अमाइनो एसिड से सबसे पहले क्या रिमूव होता है, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डी अमाइनेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन के अंदर क्या हुआ, डीअमाइनेशन के अंदर बेसिकली जो है वो अमोनिया जो है वो रिलीज हो गया, किसमें से, अमोनिया सॉरी अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज हो गया, किसमें से, अमाइनो एसिड से रिलीज हो गया। अब बाकी जो बचा ये वाला पार्ट जो बच गया ना, बाकी ये तो निकल के, ये तो अमाइनो ग्रुप रिलीज हो गया। अब ये जो पार्ट बच गया, ये बेसिकली किधर चला जाता है, ये चला जाता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की तरफ, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की तरफ इन रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन रेस्पिरेशन। यानी ये जो बच गया, एक जो ये एक जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो बच गया था पार्ट, ये कहाँ चला जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाएगा इन रेस्पिरेशन। वो मैंने आपको बताया था कि बॉडी इसको किसमें कन्वर्ट कर देगी, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कहाँ यूज हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा रेस्पिरेशन में यूज। अब बाकी बच गया ये अमाइनो ग्रुप। अब ये अमाइनो ग्रुप भी नुकसानदेह, फिर अमाइनो ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन एक और ऐड कर दें, एक और हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है, इस अमोनिया को भी बॉडी से निकालना होता है, क्योंकि अमोनिया तो हाईली टॉक्सिक है। तो इस वजह से बॉडी इसको क्या करेगी, लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। और वो जो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, वो लेस टॉक्सिक फॉर्म क्या होगी, वो होगी यूरिया। अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूरिया में। और इस जिस साइकिल के जरिए कन्वर्ट होगा उसको कहेंगे यूरिया साइकिल। अब चलें, सबसे मैं यहाँ यहाँ मैंने भी आपको क्या बताया, मैंने भी आपको बताया कि अवर बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ और एक्सेस, अवर बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्स्ट्रा और एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन और अमाइनो एसिड। प्रोटीन और अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा अमाउंट में स्टोर नहीं करती। फिर जब स्टोर नहीं करती तो क्या करती है, प्रोटीन टूट जाएगा अमाइनो एसिड में, और फिर अमाइनो एसिड फिर ब्रेक डाउन होगा दो पार्ट में, एक अमाइनो ग्रुप में और एक ही दूसरा पार्ट हो गया। ये पार्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। और बाकी जो ये पार्ट होगा अमाइनो ग्रुप जो है, ये आगे चलकर अमोनिया में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट होगा। और यूरिया में जब ये कन्वर्ट होगा, या यूरिया इससे प्रोड्यूस होगा, तो वो किसके जरिए प्रोड्यूस होगा, एक साइकिल के जरिए। और उस साइकिल को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यूरिया साइकिल। चले मैं यूरिया साइकिल थोड़ी सी आपको बनाकर बता देता हूँ कि यूरिया साइकिल यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, यूरिया साइकिल में होता क्या है। सिंपल सा इसको अगर मैं यूरिया साइकिल को एक्सप्लेन करूँ, देखो यूरिया साइकिल के अंदर सबसे पहले तो एक प्रीकर्सर होता है जिसको कहते हैं ऑरिन्थिन। ऑरिन्थिन क्या है, एक प्रीकर्सर। प्रीकर्सर किसको कहते हैं, जो पहले से मौजूद हो और किसी रिएक्शन में हिस्सा लेके किसी नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन पहले से वो मौजूद हो। तो हमारे लिवर में पहले से एक कंपाउंड मौजूद, मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑरिन्थिन। अब क्या होता है कि यूरिया साइकिल में क्या होता है, जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है ना, NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिलकर कार्बोनाइल ग्रुप बनाते हैं, और फिर वो किसके साथ मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं ऑरिन्थिन के साथ। किसके साथ मिल जाते हैं, ऑरिन्थिन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। और ऑरिन्थिन के साथ कंबाइन होकर किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिट्रुलिन में। इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया सिट्रुलिन में। तो आप ये कह सकते हो कि एक अमोनिया, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और एक ऑरिन्थिन का मॉलिक्यूल, ये तीनों मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर बना लेते हैं सिट्रुलिन। फिर क्या होता है कि सिट्रुलिन के साथ एक अमोनिया एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और ऐड होता है। सिट्रुलिन के साथ एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और ऐड हो जाता है। जब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और ऐड हो जाता है सिट्रुलिन के साथ,
तो उसके मिलने से बन जाता है आर्जिनोसक्सीनेट। इसके मिलने से आर्जिनोसक्सीनेट बनता है। और फिर आर्जिनोसक्सीनेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में। और आर्जिनिन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑरिन्थिन में। आर्जिनिन ब्रेक डाउन होकर बना लेगा एक तो ऑरिन्थिन, और उसके साथ दूसरा क्या बना लेगा, और उसके साथ दूसरा नंबर पर जो है वो और क्या प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ प्रोड्यूस करेगा यूरिया। इसके साथ क्या प्रोड्यूस हो गया? यूरिया प्रोड्यूस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल किस तरह से है कि यूरिया साइकिल में सबसे पहले एक प्रीकर्सर जो पहले से मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑरिन्थिन। ये ऑरिन्थिन होता है। इस ऑरिन्थिन के साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होते हैं, तो ये कंबाइन होने के बाद ये तीनों मिलते हैं आपस में, तो उनके मिलने से सिट्रुलिन बन जाता है। फिर सिट्रुलिन के साथ एक अमोनिया जो है वो और अटैच होता है, तो उससे बन जाता है आर्गिनोसक्सीनेट। फिर आर्गिनोसक्सीनेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। और फिर आर्जिनिन ब्रेक डाउन हो जाता है ऑरिन्थिन और यूरिया के अंदर। ये पूरी साइकिल जो है वो क्या कहलाती है? इसको हम ऑरिन्थिन साइकिल भी कह सकते हैं, और इसको हम यूरिया साइकिल भी कह सकते हैं। इसी साइकिल में वाट कहीं कुछ जगहों पे वाटर रिलीज भी होते हैं, वाटर यूज भी होते हैं। जैसे ये इस रिएक्शन के दौरान वाटर रिलीज हो जाएगा, फिर एक इस रिएक्शन के दौरान वाटर रिलीज होगा, और फिर जो ये रिएक्शन होगा यहाँ पर वाटर जो है वो यूज हो जाएगा। तो वाटर भी इसमें रीयूज और प्रोड्यूस रिलीज भी होगा और यूज भी होगा। अच्छा, अब देखें इस पूरी साइकिल के रिजल्ट में क्या बना है? इस पूरी साइकिल के रिजल्ट में बन गया यूरिया। क्या बन गया? यूरिया। अब लिवर से ये यूरिया जो है वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड इस यूरिया को कहाँ लेके चला जाएगा? ब्लड इस यूरिया को लेके चला जाएगा हमारे किडनी के पास। यूरिया कहाँ चला जाएगा? हमारे किडनी के पास। और किडनी अब क्या करेगा? इस यूरिया को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। असल काम तो एक्सक्रीशन का यहाँ पर कौन कर रहा है? वो कर रहा है किडनी, एक्सक्रीट कर रहा है यूरिया को। लेकिन इसको किडनी को यूरिया बनाकर कौन दे रहा है? किडनी को यूरिया बनाकर दे रहा है लिवर। तो इट वाज ऑल अबाउट डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको? डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन बच्चों क्लियर हो गया ये? यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? इसमें बस आपने सिंपल जो पॉइंट्स थे मैंने जो बताए इसके डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन में, जो आपकी बुक के लिहाज से पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है। सबसे पहला तो पॉइंट कौन सा हो गया जो याद रखना है? अवर बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्सेस प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। इनको स्टोर नहीं करती। जब स्टोर नहीं कर सकती तो फिर क्या करती है? अमाइनो एसिड की पहले क्या होती है? डीअमाइनेशन होती है, और डीअमाइनेशन के बाद क्या बन जाता है? उससे यूरिया बन जाता है। चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन की सर तरफ चल। जी जी पूछें। सर ये कन्वर्जन के लिए एमोनिया टू यूरिया, सर उसकी वाटर की जरूरी होती है? हाँ जरूरत होती है। कन्वर्जन के लिए लास्ट में फिर होती है एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें देखें अगर आपकी अपनी बुक के अंदर जो साइकिल बनाए, वैसे तो पूरी साइकिल में मैंने एंजाइम्स वगैरह ये सारी चीजें भी शो नहीं की हैं। आपकी बुक में जो है वो अगर आप इसकी तस्वीर देखेंगे और इंडियन साइकिल की जो आपकी बुक में मौजूद है, उसमें दो रिएक्शन में वाटर जो है वो सॉरी दो रिएक्शन में वाटर रिलीज हो रहे हैं, और एक रिएक्शन में वाटर जो है वो क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो वाटर की जरूरत होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है काम लिवर का फॉर प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल को डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, यहाँ एक दफा फिर ये आ गया है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लिवर का एक काम क्या है कि वो बाइल प्रोड्यूस करता है। अब देखो बाइल होता क्या है, अगर मैं आपको बाइल बताऊं तो बाइल जो है ये येलोइश ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड है। क्या है? येलोइश ग्रीन अल्कलाइन
फ्लूइड है। और कौन प्रोड्यूस करता है इसको? प्रोड्यूस करता है हमारे लिवर के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होता है। बेसिकली हमारे लिवर के जो हेपाटोसाइट्स हैं, हेपाटोसाइट्स जो हमारे लिवर के सेल्स हैं, ये इसको क्या करते हैं, ये इसको जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हमारे लिवर में से क्योंकि सिक्रीशंस होती हैं तो इस वजह से हम अपने लिवर को ग्लैंड कहते हैं। और हमारा जो इंटरनल लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो कौन है? वो लिवर ही है। तकरीबन 1.5 किलो इसका जो है वो वजन होता है। 1.5 किलोग्राम जो है वो वजन होता है एक एवरेज पर्सन के अंदर लिवर का। तो लिवर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? येलोइश ग्रीन एल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं बाइल। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस बाइल में मौजूद क्या क्या होता है, बाइल की कंपोजिशन क्या है, बाइल में क्या क्या चीजें होती हैं। ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने पढ़ा था, डाइजेशन में इसका रोल पढ़ा था। कंपोजिशन ऑफ बाइल, बाइल की कंपोजिशन क्या है, बाइल किन किन चीजों से मिलकर बनता है। अब बाइल की अगर कंपोजिशन देखें कि बाइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो बाइल में म्यूकस होता है, बाइल के अंदर म्यूकस होता है, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट के साथ बाइल जो होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और बाइल के अंदर फोस्फोलिपिड भी होता है, फोस्फोलिपिड्स भी जो है वो होते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये बाइल में ये तमाम चीजें क्या है मौजूद है। म्यूकस तो क्या है आपको पता है, म्यूकस जैसे हमारे सलाइवा में म्यूकस होता है, थोड़ा थिक जेली लाइक होता है, जो उसको वाटरी थिक जेली लाइक म्यूकस होता है। म्यूकस के बाद अगर आप बाइल साल्ट की बात करें तो बाइल साल्ट कौन कौन से बाइल साल्ट होते हैं इसके अंदर? तो 2 बाइल साल्ट हैं जो इसमें जो है वो मौजूद होते हैं। एक बाइल साल्ट वो है जिसको हम कह रहे हैं सोडियम को कोलेट, सोडियम कोकोलेट। ये क्या है? ये एक बाइल सॉल्ट है, और दूसरा जो बाइल सॉल्ट इसमें होता है वो भी सोडियम ही से रिलेटेड है, सोडियम टोरोकोलेट। ये 2 बाइल सॉल्ट इसके अंदर मौजूद हैं। किसके अंदर मौजूद हैं ये 2 बाइल सॉल्ट? बाइल में मौजूद हैं। अब अगर मैं इस बाइल सॉल्ट के फंक्शन की बात करूं कि ये बाइल सॉल्ट काम क्या करते हैं, ये हमारे बाइल में जो बाइल सॉल्ट होते हैं इसका काम क्या होता है? असल में मेन फंक्शन तो इस बाइल सॉल्ट का ही होता है डाइजेशन में। और ये क्या करते हैं? ये करते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, या फैट की इमल्सिफिकेशन करते हैं। अब देखो इमल्सिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, इमल्सिफिकेशन किसको कहते हैं? अब क्या होता है कि जैसे हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी ये हमारा लिपिड है। अब लिपिड का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, सही है ना? अब ये क्या करते हैं कि ये सॉल्ट क्या करेगा, फिजिकली फिजिकली इस मॉलिक्यूल को, इस लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। लेकिन अभी देखिए मैं जो कह रहा हूँ कि ये ब्रेक डाउन जो होगी ये फिजिकल, इमल्सिफिकेशन जो है वो क्या है? वो फिजिकल ब्रेक डाउन है, फिजिकल ब्रेकडाउन। देखो एक ब्रेकडाउन वो भी होती है जो एंजाइम करते हैं, जो एंजाइम ब्रेकडाउन करते हैं ना वो केमिकल ब्रेकडाउन होता है। वो कैसे होता है? जैसे ये लिपिड है, लिपिड किसका बना हुआ होता है? लिपिड मिसाल के तौर पे अगर ये ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है, तो क्या होगा कि ट्राइग्लिसराइड में से फैटी एसिड अलग कर देंगे और ग्लिसरॉल अलग कर देंगे, बॉन्डिंग तोड़ देते हैं। जब कोई केमिकल ब्रेकडाउन होता है तो बॉन्डिंग टूटती है, लेकिन फिजिकल ब्रेकडाउन में ऐसे बस ये फिजिकली टूट जाएंगे, इनमें कोई बॉन्डिंग नहीं टूटेगी। जैसे किसी कपड़े को, किसी कागज को आपने कैंची से काट दिया तो रहेगा तो वो कागज ही ना, तो वो कौन सा ब्रेकडाउन होगा? वो फिजिकल ब्रेकडाउन होगा। तो ये सॉल्ट भी क्या करते हैं? ये लिपिड का फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। और ये क्यों इसका फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं? वो इस वजह से ब्रेकडाउन फिजिकल करते हैं ताकि जो लाइपेज एंजाइम होते हैं, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है क्या है? लाइपेज एंजाइम। ताकि लाइपेज एंजाइम इनको आराम से क्या कर सकें? डाइजेस्ट कर सकें, उनको सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाए तो वो आराम से इसको डाइजेस्ट कर सकेंगे। और आपको पता है कि बाइल के अंदर नो एंजाइम, कोई एंजाइम बाइल में मौजूद नहीं होता। ये लाइपेज एंजाइम तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं जब ये बाइल
हमारे ड्यूडेनम के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पर फिर पेनक्रियाटिक जूस के लाइपेज इस पे काम करते हैं। लेकिन बाइल में जो है वो कोई एंजाइम नहीं होता। तो इस बाइल में जितने भी चीजें हैं ना, म्यूकस, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर देखो तो बेसिकली जो डाइजेशन में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कौन रोल प्ले कर रहे हैं? बाइल सॉल्ट। और बाइल सॉल्ट का काम क्या हो गया यहाँ पर? फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन जो है उसमें क्या करते हैं? उसमें हेल्प करते हैं। और इमल्सिफिकेशन मैंने आपको बताया कि वो फिजिकली ब्रेक डाउन होता है किसका? लिपिड्स को जो है वो फिजिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं, लेकिन उनकी कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं तोड़ते। अच्छा, इसके बाद जो है वो, ये क्लियर हुआ मेरा पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये समझाया है, ये समझाने की कोशिश की है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अब यस आगे सर। चलते हैं, अब एक और बात आगे कर लेते हैं। आगे ये वाली बात हो गई, अब एक आगे एक और बात कर लेते हैं, बाइल पिगमेंट की बात कर लेते हैं कि ये बाइल पिगमेंट आते कहाँ से हैं और ये हैं क्या बाइल पिगमेंट। सबसे पहले तो जो बाइल पिगमेंट होते हैं ना उनके नाम लिखवा देता हूँ, जो आपके बाइल पिगमेंट यहाँ पर बुक में मेंशन है, जिन बाइल पिगमेंट के बारे में बताया है कि बाइल पिगमेंट जो होते हैं किसके अंदर? बाइल के अंदर जो बाइल पिगमेंट होते हैं, तो एक तो होता है बिली वर्डिन और एक होता है बिली रूबिन। ये दो बाइल पिगमेंट मौजूद होते हैं। इस सच इनका डाइजेशन के अंदर कोई काम इस तरह का नहीं है। इन पिगमेंट का तो कोई डाइजेशन में काम ऐसा नहीं है। बस ये होता है जो फीकल मैटर होता है उसको कलर देते हैं। फीकल मैटर का कलर इनकी वजह से होता है। हाँ, ये लेकिन ये बाइल पिगमेंट आ कहाँ से जाते हैं इसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी आपको बताना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ से ये इरेज करता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइल पिगमेंट आते कहाँ से हैं। ये हमारे पास, बल्कि मैं एक अलग से स्लाइड पे इसको आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अब इसको बाइल पिगमेंट कहाँ से आते हैं इसको समझने के लिए एक बात थोड़ी सी पहले समझें, जो मैंने पहले भी आपको बताई थी। ये जो हमारा लिवर है ना, ये चलें, ये आपका लिवर हो गया। तो अब इस लिवर के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था, जो हमारी इंटेस्टाइन है हमारी, आते जो उधर से भी एक ब्लड की सप्लाई किसको हो रही है? वहां से भी ब्लड आ रहा है किसके अंदर? उधर से डायरेक्ट ब्लड आ रहा है किसके अंदर? ये लिवर में। ये क्या है? ये आपका लिवर है। और ये आपकी क्या है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, इसके अलावा फिर पेनक्रियाज होता है। स्टमक के साथ ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होकर आता है, ये भी डायरेक्ट कहाँ पर आता है? ये भी जो है वो पेनक्रियाज, सॉरी, पेनक्रियाटिक जूस तो कहाँ पर जाता है? पेनक्रियाटिक जूस तो जाता है इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज से। लेकिन ब्लड जो है वो पेनक्रियाज से जो है वो किसके अंदर जा रहा होता है? वो भी जा रहा होता है, ये इस वेन के जरिए, ये भी जा रहा है किसमें? वो भी लिवर में जा रहा होता है। और इसके अलावा हमारा एक और पार्ट होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन या स्प्लीन इसको कहते हैं। स्प्लीन जो होती है बेसिकली, इसका भी जो ब्लड होता है वो किसमें जा रहा होता है? वो भी लिवर में जा रहा होता है। तो आप देखें लिवर को कहाँ कहाँ से ब्लड मिल रहा है? पेनक्रियाज से भी लिवर को ब्लड मिल रहा है, लिवर को जो है वो इंटेस्टाइन से भी ब्लड मिल रहा है, लिवर को स्प्लीन से भी जो है वो ब्लड मिल रहा है। इसके अलावा एक आर्टरी भी होती है जो हार्ट से आ रही होती है और वो ब्लड को ऑक्सीजन दे रही होती है, काफी उसको ब्लड सप्लाई हो रही है। तो अब यहाँ पर जो बात बात मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने को पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं, हमारे रेड ब्लड कार्पर सेल्स हैं, जो हमारे आरबीसीज होते हैं, इन आरबीसीज की हमारे पास जो ये आरबीसीज हैं इनकी जो एज होती है वो 120 डेज होती है। 120 दिन, यानी 4 महीने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप बात करो कि 4 महीने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, तो ये खुद ब खुद को तो खत्म नहीं हो जाते, ऐसा नहीं। अब ये ऐसा तो नहीं है कि 4 महीने के बाद बस ये मर जाएंगे। कैसे मर जाते हैं? होता क्या है कि इनकी जिंदगी सिर्फ जो है वो 4 महीने होती है। असल में क्या होता है कि ये जो हमारे आरबीसीज होते हैं, ये आरबीसीज जब हमारी ब्लड कैपिलरीज से गुजरते हैं ना, तो ब्लड कैपिलरीज थोड़ी सी नैरो होती हैं और ऐसे गुजर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके गुजर रहे होते हैं, देखो यूं। जब ये इसके साथ अटैच होकर गुजर रहे होते हैं ना, बिल्कुल चिपक कर जो है वो कैपिलरीज से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि कैपिलरीज तो छोटी छोटी होती है ना, उनसे चिपक कर गुजर रहे होते हैं, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही होती है। ये जो आरबीसीज होते हैं उसकी क्या डैमेज हो रही होती है? आरबीसीज की ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, आरबीसीज की ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही होती है ऐसे। तो 120 दिन जब हो जाते हैं, काफी डैमेज होती रहती है, 4 महीने के अंदर तो ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। 4 महीने में क्या हो जाती है? ये बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। और 4 महीने के बाद ये आरबीसीज ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। अच्छा, जब ये ओल्ड आरबीसीज जो हैं, चले मैं आरबीसीज को रेड कलर से ही शो कर देता हूँ। ये आरबीसीज है क्या? ये जब ओल्ड आरबीसीज कहाँ से गुजरते हैं? जब ये ओल्ड आरबीसीज गुजरते हैं किससे?
स्प्लीन जो होती है, स्प्लीन की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, स्प्लीन की ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा नैरो होती हैं, बहुत ज्यादा क्या होती हैं, तंग होती हैं। और ये वैसे ओल्ड जो होते हैं, पुराने जो आरबीसी जो पुराने हो चुके होते हैं, 120 दिन गुजर गए होते हैं, तो वो जब इसमें से स्प्लीन की जो है वो उसमें से गुजरते हैं ना कैपिलरीज में से, तो वो इतनी तंग कैपिलरीज होती हैं कि यहाँ पर ये टूट जाते हैं, इनकी सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। यहाँ पर ये बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं, रप्चर हो जाती है, इनकी सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल खत्म हो जाती है और यहाँ पर ये डेड हो जाते हैं। यही वजह है कि स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का इसको ग्रेवयार्ड कहा जाता है, आरबीसीज का कब्रिस्तान, क्योंकि आरबीसीज यहीं पर ही आकर जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी जान निकल जाती है, उनकी मेम्ब्रेन बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब देखें आरबीसीज यहाँ पर खत्म हो गए। अब ये स्प्लीन क्या करेगा, ये जो टूटे हुए आरबीसीज हैं, इन टूटे हुए आरबीसीज को दे देगा किसको, लिवर को दे देगा। मेटाबॉलिक सेंटर है ना, अभी टूटे हुए जो आरबीसीज हैं किसको दे दिया, लिवर को दे दिया। और आपको पता है कि लिवर के अंदर जो है वो आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, सही है ना। अब हीम जो है, हीम क्या है, आयरन है, और ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन है प्रोटीन। और इसके अलावा भी ये जब आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं तो इनके ब्रेक डाउन होने से, आरबीसीज के ब्रेक डाउन होने से यही पिगमेंट बनते हैं। ये जो बाइल पिगमेंट मैंने आपको बताया ना, बिलिवर्डिन और बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन, ये पिगमेंट बेसिकली इन आरबीसीज की रिसाइकलिंग के दौरान और आरबीसीज जब ब्रेक डाउन होते हैं तो ये पिगमेंट बनते हैं। अब उसमें से हीम जो आयरन होता है वो तो लीवर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, नए आरबीसी जब बनेंगे तो उसके लिए आयरन को स्टोर कर लेता है। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, इसको प्रोटीन में से जो अमाइनो एसिड होता है उसमें से अमाइनो ग्रुप को निकाल कर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी को जो है वो ग्लूकोज में ये कर लेता है। तो और उसके बाद जो है वो ये जो बाकी आरबीसी के पार्ट होते हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है बाइल पिगमेंट के अंदर, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया ना, दो बाइल पिगमेंट। तो वो बाइल पिगमेंट इस तरीके से जो है वो क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। और इस तरह से लिवर के अंदर जो है हमारे आरबीसी की भी क्या होती है, आरबीसी की रिसाइकलिंग हो जाती है। मतलब एक बड़ा मेटाबॉलिक सेंटर है, और एक बड़ा क्या कहना चाहिए, चमत्कारी जिसको कहेंगे ना, इसके अंदर कि मुख्तलिफ किस्म के जो है वो क्या हो रहे होते हैं, ये काम हो रहे होते हैं किसमें, ये लिवर के अंदर। अच्छा, ये बात हो गई क्लियर। एक और बात बतानी थी कि जो लिवर होता है ना हमारा, इसके अंदर बाइल बनता है, हेपाटिक सेल जो है वो बाइल बनाते हैं, लेकिन बाइल जो स्टोर होता है, बाइल की जो स्टोरेज होती है वो किस जगह पर होती है, बाइल की स्टोरेज होती है कि इस लिवर के अंदर ही हमारे एक थैली लगी होती है, समझ लें एक छोटी सी एक थैली है। इस थैली को हम कहते हैं गाल ब्लैडर, इसको क्या कह रहे हैं, गाल ब्लैडर। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो बाइल है वो क्या हो जाता है, स्टोर होता है। बाइल क्या होता है, स्टोर होता है। अब आपको पता है कि बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल के अंदर लिपिड्स भी होते हैं, सॉरी कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाइल में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और नॉर्मली इस कोलेस्ट्रॉल को बाइल जो है वो हमारे एलिमेंट इसके अंदर इंटेस्टाइन में जो है वो, जब पेनक्रियास उसके बाइल डक्ट के जरिए कहाँ भेज देता है, इसको इंटेस्टाइन की तरफ जो है वो भेज देता है। लेकिन बाज दफा अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाना शुरू कर दे और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा हो जाए, तो क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जमा हो जाता है गाल ब्लैडर में, ऐसे ये जमा हो गया। और जमा होकर क्या बना लेता है, ये बना लेता है गाल स्टोन। ये क्या बना लेता है, गॉल स्टोन। लेकिन लिवर के पास इसका भी सोल्यूशन है गाल स्टोन को रोकने का, बनने का। लिवर के बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल के अंदर फोस्फोलिपिड होता है। मैंने आपको बताया था ना, बाइल के अंदर फोस्फोलिपिड भी होता है, और एक फोस्फोलिपिड होता है लेसिथिन। और ये जो लेसिथिन फोस्फोलिपिड होता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने दे रहा होता आपके गॉल ब्लैडर में, ऐसे उसको जमा नहीं होने दे रहा होता। वो किसका काम होता है, ये लेसिथिन का, उसको जमा होने नहीं देगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आपकी बाइल के अंदर लेसिथिन या फोस्फोलिपिड इतनी तादाद में मौजूद नहीं है, अच्छे से नहीं बन रहा, तो फिर क्या होता है, तो फिर आपका जो है ये फोस्फोलिपिड, ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहाँ जमा हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में जमा हो जाएगा। और जमा होके वो क्या कराएगा, जमा होके वो जो है नॉर्मली जो है वो गाल स्टोन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। चलें, एक तो काम ये हो गया। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बाइल का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चल देते हैं, और वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, अब लिवर तो करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, या कोई पॉइजन है, या अल्कोहल है। मिसाल के तौर पे हम बहुत सारा जैसे ड्रग्स होती हैं, दवाइयां भी लेते हैं, तो दवाइयों के अंदर भी थोड़ी टॉक्सिसिटी होती है। और आपको पता है ना, मैंने आपको बताया कि आप जो भी चीज खाते हो तो पहले वो न्यूट्रिशन पहले आपके लिवर में जाती है।
यहाँ से जो उसके बाद पहले वो लिवर में जा रहा है, तो लिवर क्या करता है, उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी किसी चीज की होती है तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे आपको बताया ना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, तो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई कर दिया ना, यानी मोर टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक फॉर्म में जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करके ब्लड को दे देता है कि अब किडनी को दे दे, वो किडनी उसको बाहर निकाल देगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और लिवर क्या करता है, लिवर के पास एक एंजाइम होता है कैटालेज, लिवर के सेल में, हेपाटोसाइट्स में, वो इसको तोड़ देते हैं वाटर और ऑक्सीजन में, वाटर और ऑक्सीजन में। तो अब आप ये देखो, ये क्या हो गया, इसमें टूटकर ये लेस टॉक्सिक कंपाउंड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स का एक और काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को मेंटेन करता है। हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो रिजिडिटी होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेंटेन होती है, और हमारी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा हमारे जो सेक्स हार्मोन होते हैं बहुत सारे जो बनते हैं, उनको बनने में भी प्रीकर्सर का काम कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। तो इन तमाम चीजों के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहाँ बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है लिवर में। और लिवर कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा जमा होने अपने अंदर नहीं देता। अगर एक्स्ट्रा उसमें ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल होता है तो कोलेस्ट्रॉल को किसके जरिए, गाल ब्लेडर उसके जरिए जो है वो बाइल के जरिए, बॉडी से बाइल के जरिए जो है वो उसको पास आउट कर देता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसे थर्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है। थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने में। मिसाल के तौर पे जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में हमें ज्यादा हीट चाहिए होती है। तो सर्दियों में जब हमें ज्यादा हीट चाहिए होती है तो ये लिवर जो है वो क्या करता है, लिवर जो है वो ज्यादा ब्रेक डाउन करता है, केमिकल रिएक्शन इसमें ज्यादा होते हैं, तो फिर हमारी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। जैसे सर्दियों में हमें भूख ज्यादा लगती है, जितनी ज्यादा हमें भूख लगेगी उतना ज्यादा बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट जाएंगे, और उतना जो है वो फिर हमारे लिवर के अंदर जो है रिएक्शंस होंगे। तो ड्यू टू एफिशिएंट ब्लड सप्लाई, लार्ज साइज एंड हाई मेटाबॉलिक रेट, लिवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक इन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प जो है ये करता है। इसके अलावा इसका फंक्शन एक और क्या है, स्टोरेज ऑफ विटामिन, विटामिन को स्टोर करता है। अब आप देखें, हमारे पास जो विटामिन हैं, अगर मैं विटामिन को डिवाइड करूं तो विटामिन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन तो दो हैं। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन तो दो हैं, एक विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी जितने भी विटामिन है हमारे पास, ए और डी, ई, इवन के, ये सब क्या है, ये सब हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो अब एक बात याद रखिएगा, ये जो वाटर सोल्यूबल है विटामिन, ये बी और सी, ये तो जो है वो क्या होते हैं, ये तो लिवर में स्टोर नहीं होते, ये तो हमारी बॉडी के कहीं पे भी स्टोर नहीं हो, वाटर सोल्यूबल है, ज्यादा हो जाते हैं तो यूरिन के जरिए पास आउट हो जाते हैं। लेकिन ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, ए डी और ई, इनको क्या करता है, इनको हमारा लिवर जो है वो ए ए बी और डी, सॉरी बी भी इसके अंदर ही दे दिया है, आपकी बुक में दिया हुआ है बी को भी स्टोर करता है किसी उसमें, ए बी और डी, ए बी और डी को जो है ये तीन विटामिन हैं जिनको ये स्टोर करता है। एक ए, बी और डी, ये तीन विटामिन को जो है वो आपका लीवर जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है। चलिए, ये तो लीवर के हमने कुछ फंक्शन देखे। अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं उससे पहले कि मीटिंग एंड हो जाए। जस्ट सर, जी जी, पूछें। पर डिटॉक्सिफिकेशन में लिखा हुआ है कि वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है। मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था ना? यस सर, पर उसी ऑक्सीनॉम्स को, के साथ पढ़ा हाँ था। पढ़ा था ना, वही तो बात बता रहा हूँ कि आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करो। एक मिनट आपकी अटेंडेंस ले लूँ तो फिर आपको बात समझाता हूँ। देखो, असल में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला मुझे बता दो, क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला? H2 O2। H2O2 फार्मूला है ना। अब आप H2O2 को तोड़ो, कैसे टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में? असल में पहले वो टूटता है किसके अंदर,
वाटर और ऑक्सीजन में। तो ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद मज़ीद उसकी उस तरह से हो सकती है, लेकिन मेन जो होता है वो इसी तरीके से होता है कि वो पहले 1 मिनट में इसको थोड़ा-सा आपके यहीं पे लेकर अटेंडेंस का